हरियाणा की राजनीति इन दिनों एक शांत नदी की तरह दिखती है, जहां सतह पर बीजेपी और कांग्रेस की दो नावें तैर रही हैं। लेकिन क्या इस शांति के नीचे कोई मजबूत लहर बन रही है जो इन दोनों नावों का रास्ता बदल सकती है? आज हम इसी सवाल की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास महेश कौशिक की एक बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट है जिसका शीर्षक है देवीलाल वंश और हरियाणा की राजनीति का भविष्य। और ये रिपोर्ट एक बहुत बड़ा दावा करती है। ये कहती है कि हरियाणा की अगली सियासत का रिमोट कंट्रोल दिल्ली में बैठी बीजेपी या कांग्रेस के हाथ में नहीं, बल्कि देवीलाल परिवार और खासकर अभय सिंह चौटाला के संघर्ष के हाथ में होगा। तो चलिए इस दावे की एक एक परत को खोलकर देखते हैं कि इसमें कितना दम है। तो रिपोर्ट की शुरुआत होती है हरियाणा की आज की राजनीतिक स्थिति से। पिछला विधानसभा चुनाव तो याद ही होगा। बीजेपी पूरे आत्मविश्वास में थी, कांग्रेस अंदरूनी कलह से जूझ रही थी और देवीलाल परिवार की इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही थी। लेकिन रिपोर्ट कहती है कि अब चुनाव के बाद एक अजीब सा ठहराव आ गया। ऐसा लगता है जैसे बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां अपनी अपनी चोटी पर पहुंचकर अटक गई हैं। मतलब उनके लिए अब यहां से और ऊपर जाने की ज्यादा गुंजाइश नहीं बची है। वो अपनी एक सीमा तक पहुंच चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस ने 2024 में सरकार विरोधी लहर पर सवार होकर जो सीटें जीती, वैसी बड़ी छलांग दोबारा लगाना बहुत मुश्किल लगता है। और दूसरी तरफ बीजेपी भी है। 10 साल की सत्ता के बाद वो किसी बड़े नए वादे के साथ लोगों के बीच जाने की स्थिति में नहीं दिखती। और राजनीति में जब भी दो बड़ी ताकतें एक जगह रुक जाती हैं तो एक खालीपन, एक वैक्यूम पैदा होता है। रिपोर्ट का इशारा है कि इसी खाली जगह को भरने के लिए एक तीसरी ताकत उभर सकती है। तो अगर बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक पठार पर हैं, तो उसका फायदा किसे मिलेगा? क्या रिपोर्ट इस खाली जगह को भरने वाले किसी खिलाड़ी की ओर इशारा करती है? बिल्कुल, और यहीं से कहानी में असल मोड़ आता है। रिपोर्ट का सबसे बड़ा दावा यही है कि इस खाली जगह को भरने की सबसे ज्यादा क्षमता अभय सिंह चौटाला की इनेलो में है। रिपोर्ट उन्हें सिर्फ एक और पार्टी नहीं, बल्कि आने वाले समय का किंग मेकर बता रही है। किंग मेकर? हाँ, मतलब वो ताकत जिसके बिना शायद कोई सरकार ही ना बन पाए। लेकिन एक मिनट, इनेलो जो पिछले चुनावों में इतनी पीछे रह गई थी, वो अचानक किंग मेकर कैसे बन सकती है? ये थोड़ा बड़ा दावा नहीं लगता? पहली नजर में लगता है, बिल्कुल लगता है, लेकिन रिपोर्ट इसके पीछे कुछ ठोस तर्क देती है। पहला, संगठन की वापसी। पिछले 1 साल में कई पुराने और दिग्गज नेता जो पार्टी छोड़कर चले गए थे, वो वापस इनेलो में शामिल हुए हैं। और ये सिर्फ गिनती बढ़ाने वाली बात नहीं है। जब पुराने नेता लौटते हैं तो वो अपने साथ अपना अनुभव, अपना प्रभाव और सबसे जरूरी कार्यकर्ताओं का मनोबल वापस लाते हैं। इससे जमीन पर एक माहौल बनता है कि पार्टी फिर से खड़ी हो रही है। लेकिन असली खेल संगठन से ज्यादा वोटों का है। सही कहा, क्योंकि चुनाव तो वोटों से ही जीते जाते हैं। तो ये वोट आएंगे कहां से? क्या रिपोर्ट इसका कोई खाका खींचती है? हाँ, और रिपोर्ट यहाँ वोट शिफ्टिंग के एक बहुत ही दिलचस्प समीकरण की बात करती है। वो 2 बड़े सवाल उठाती है। पहला, बीजेपी से नाराज उसका अपना वोटर और कार्यकर्ता कहां जाएगा? और दूसरा, जो ज्यादा जरूरी सवाल है, कांग्रेस के साथ जो पारंपरिक जाट वोटर जुड़ा है, क्या इनेलो उसे वापस अपनी तरफ खींच पाएगी? ये हरियाणा की राजनीति का सबसे, आप कह सकती हैं कि जटिल गणित है। इस गणित को थोड़ा और आसान करते हैं। पहले कांग्रेस की बात करते हैं। रिपोर्ट बताती है कि कांग्रेस का जो पुराना वोट बैंक था, ब्राह्मण, ओबीसी, एससी, बीसी और कुछ जाट, उसमें बीजेपी पहले ही बड़ी सेंध लगा चुकी है। बिल्कुल, और सिक्के का दूसरा पहलू है इनेलो का अपना कट्टर जाट वोटर। ये वो वोटर था जो देवीलाल के नाम पर आंख बंद करके वोट देता था, लेकिन परिवार में फूट और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के एक मजबूत जाट नेता के तौर पर उभरने के बाद ये वोटर धीरे धीरे खिसककर कांग्रेस के पाले में चला गया। और ये एक रात में नहीं हुआ होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने के बाद जाट समुदाय में एक नया पावर सेंटर बना और देवीलाल परिवार के अंदरूनी झगड़ों ने एक तरह से इस आग में घी डालने का काम किया। तो ये जो वोटर शिफ्ट हुआ, वो सिर्फ एक पार्टी से नाराजगी नहीं थी, बल्कि एक नए मजबूत नेता के पीछे लामबंदी थी। अब रिपोर्ट कहती है कि अभय चौटाला की सारी कोशिश इस वोटर की घर वापसी कराने की है और जमीन पर इसके कुछ संकेत भी दिख रहे हैं। लेकिन इस पूरी तस्वीर में एक और खिलाड़ी भी तो है जो अब बिखरता हुआ दिख रहा है। जन नायक जनता पार्टी यानी जजपा। रिपोर्ट तो उनके बारे में बहुत सख्त टिप्पणी करती है। सख्त से भी ज्यादा, रिपोर्ट में साफ लिखा है कि जजपा को लेकर जनता में जबरदस्त गुस्सा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि लोग उनके नेताओं को सुनना तक नहीं चाहते। और इस गुस्से की वजह क्या है? सिर्फ सरकार में होना? नहीं, उससे कहीं ज्यादा
राजनीति में कहते हैं कि जनता आपको हरा दे वो मंजूर है, लेकिन जनता जब खुद को ठगा हुआ महसूस करती है तो वो माफ नहीं करती। जजपा ने चुनाव बीजेपी के खिलाफ लड़ा और फिर उसी के साथ मिलकर सरकार बना ली। एग्जैक्टली। रिपोर्ट का तर्क है कि ये राजनीतिक धोखा वाली भावना लोगों के मन में घर कर गई है। तो क्या इसका मतलब यह है कि जजेपा का वोटर सीधा इनेलो के पास चला जाएगा? ये इतना सीधा भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जजेपा का बटन छोड़कर वोटर इनेलो का बटन दबा देगा। बात वोट ट्रांसफर से ज्यादा पॉलिटिकल स्पेस की है। हरियाणा में एक बड़े तबके को हमेशा एक मजबूत क्षेत्रीय पार्टी की जरूरत महसूस होती है जो दिल्ली की तरफ देखने के बजाय चंडीगढ़ से चले। जजेपा ने उस उम्मीद को तोड़ा। अब उस स्पेस को भरने के लिए लोगों के सामने एक ही जाना पहचाना चेहरा है, इनेलो का। अच्छा, तो जजेपा का पतन इनेलो के उदय का रास्ता बना रहा है। एक का नुकसान, दूसरे का सीधा सीधा फायदा। ठीक है। तो अगर ये सब समीकरण सही बैठते हैं, पुराने नेता वापस आ रहे हैं, जज्बा कमजोर हो रही है और वोट शिफ्टिंग की गुंजाइश बन रही है, तो भविष्य की तस्वीर क्या बनती है? रिपोर्ट अभय चौटाला के लिए आगे का रास्ता कैसे देखती है? रिपोर्ट यहाँ एक बहुत ही साफ और कड़ा लक्ष्य रखती है। वो कहती है कि 2029 का विधानसभा चुनाव अभय चौटाला और इनेलो के लिए एक तरह की अग्नि परीक्षा है, एक लिटमस टेस्ट है। उनके लिए एक टारगेट सेट किया गया है, 10 से 12 सीटें जीतना। सिर्फ 10-12 सीटें? ये तो सरकार बनाने के लिए काफी नहीं है। फिर ये इतनी बड़ी बात क्यों है? क्योंकि ये 10-12 सीटें उन्हें सत्ता की चाबी थमा देंगी। 90 सीटों की विधानसभा में जहां अक्सर त्रिशंकु सरकार बनती है, 10-12 विधायक आपको उस स्थिति में ला देते हैं जहां आपके बिना कोई सरकार नहीं बन सकती। मतलब किंग नहीं, लेकिन किंग मेकर जरूर। बिल्कुल, आप किंग मेकर बन जाते हैं। रिपोर्ट का विश्लेषण है कि अगर वो 2029 में ये लक्ष्य हासिल कर लेते हैं और साथ ही कांग्रेस को कमजोर करने में कामयाब रहते हैं, तो ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं होगी, ये हरियाणा की राजनीति में उनकी धमाकेदार वापसी होगी। और इसके बाद 2034 में वो सीधे सत्ता के दावेदार बन सकते हैं। लेकिन इसमें एक अगर भी तो है। अगर वो ये लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए तो इसमें खतरा भी तो उतना ही बड़ा होगा। बहुत बड़ा। रिपोर्ट में एक चेतावनी भी है। वो साफ कहती है कि अगर 2029 में अभय चौटाला ये करिश्मा नहीं कर पाए तो उनकी राजनीति पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। ये उनके लिए करो या मरो वाली स्थिति है। तो 2029 का चुनाव सिर्फ अगला चुनाव नहीं है? नहीं, ये उनकी प्रासंगिकता की लड़ाई है। सफलता उन्हें वापस हरियाणा की राजनीति के केंद्र में लाएगी और असफलता शायद उन्हें हमेशा के लिए हाशिए पर धकेल दे। दांव बहुत ऊंचा लगा है। और इस पूरी उठापटक का कांग्रेस पर क्या असर पड़ेगा? अगर इनेलो मजबूत होती है तो जाहिर है वो किसी का वोट काटेगी। हाँ। और रिपोर्ट का इशारा कांग्रेस की तरफ है। हाँ, और रिपोर्ट यहाँ कांग्रेस के लिए एक बहुत गंभीर ऐतिहासिक चेतावनी देती है। वो एक पैटर्न की ओर ध्यान दिलाती है जो पूरे देश में देखा गया है कि जिन राज्यों में कांग्रेस लगातार 3 विधानसभा चुनाव हार जाती है, वहां उसकी सत्ता में वापसी लगभग नामुमकिन हो जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। बिल्कुल। आप देखिए, एक बार कांग्रेस तीसरे या चौथे नंबर पर खिसकी तो फिर वो कभी मुख्य मुकाबले में लौट ही नहीं पाई। और आप कह रही हैं कि हरियाणा में भी वही पैटर्न दोहराया जा सकता है? रिपोर्ट इसी खतरे की घंटी बजा रही है। सोचिए, 2029 में बीजेपी सरकार के खिलाफ 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी होगी, मतलब सत्ता विरोधी लहर। तो कायदे से इसका सीधा फायदा तो कांग्रेस को मिलना चाहिए। लेकिन रिपोर्ट का तर्क है कि अगर इस लहर का फायदा इनेलो उठा ले गई और उसने कांग्रेस के जाट वोट बैंक में निर्णायक सेंध लगा दी, तो ये कांग्रेस के लिए सिर्फ एक और चुनावी हार नहीं होगी, ये हरियाणा में उसके अस्तित्व का संकट बन जाएगा। एक ऐसी राजनीतिक बाजी जिसमें इनेलो का उदय कांग्रेस के अस्त होने का कारण बन सकता है। सही कहा, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इस रिपोर्ट का निचोड़ यह है कि हरियाणा की राजनीति में जो लड़ाई हमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच दिख रही है, वो शायद असली लड़ाई है ही नहीं। असली खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा है, जिसकी धुरी देवीलाल परिवार है जी। और 2029 के चुनाव का नतीजा इस बात पर निर्भर करेगा कि अभय चौटाला अपने बिखरे हुए कुंदे और वोट बैंक को वापस लाने में कितने कामयाब होते हैं। हाँ, बिल्कुल। यहां से सबसे बड़ा सबक यह है कि हरियाणा की राजनीति को 2 ध्रुवीय यानी बाइपोलर मानने की बड़ी भूल होगी। ये एक जटिल त्रिकोण है। एक त्रिकोण, हाँ, जहां एक कोने पर बीजेपी, दूसरे पर कांग्रेस और तीसरे सबसे अहम कोने पर इनेलो खड़ी है।
इस तीसरे कोने का जरा सा भी मजबूत होना बाकी दोनों के समीकरण को पूरी तरह से बिगाड़ सकता है। यह हमें याद दिलाता है कि भारत की राजनीति में क्षेत्रीय दलों को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, खासकर उन राज्यों में जहां उनकी जड़ें देवीलाल परिवार की तरह बहुत गहरी हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। ये रिपोर्ट मुख्य रूप से इस बात पर ध्यान केंद्रित करती है कि इनेलो कांग्रेस को कैसे कमजोर कर सकती है। लेकिन चलिए एक और संभावना पर विचार करते हैं। क्या होगा अगर मजबूत होती इनेलो अपना ज्यादातर वोट कांग्रेस से नहीं बल्कि बीजेपी के नाराज कार्यकर्ताओं और वोटरों से खींच ले? तब 2029 का समीकरण कैसे बदलेगा? और क्या तब ये सत्ता विरोधी वोट को बांटकर अनजाने में कांग्रेस की मदद कर सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही हरियाणा की राजनीति के आने वाले कल को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाएगा।